हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस। तो हम जो क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में, उसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले 2 पार्ट हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था कि सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसमें मैंने बताया था सूर्य से अन्य ग्रहों की कितनी दूरी होती है, सभी ग्रहों की मैंने दूरी भी बताई थी। उसके साथ हमने पढ़ा था कि कौन कितना समय लेता है अपना एक सूर्य के परिक्रमण करने में तथा अपनी अक्ष पर दूरी में घूमने भी में कितना समय लगता है। इसके साथ ही हमने अन्य चर्चाएं भी की थी। तो फिर उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम उस तक पढ़ चुके थे, तो अब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी क्या है, यानी पृथ्वी अर्थ क्या है। पृथ्वी अर्थ, देखो अगर साइज की बात की जाए तो ये पृथ्वी 5th नंबर का प्लेनेट पड़ती है। अगर साइज की बात होती है तो ये 5वें नंबर का प्लेनेट पड़ता है। और अगर दूरी की बात की जाए तो ये 3rd नंबर पर आता है। तो अगर साइज के हिसाब से बात करो तो 5th नंबर का है, अगर दूरी के हिसाब से की जाए तो ये 3rd नंबर का प्लेनेट पड़ता है। देखो पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यह ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ जल और वायु की उपस्थिति होती है, और जो मानव के लिए उपयोगी गैस होती है वो भी यहीं पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन्हीं कारण से पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह यानी यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अगर पृथ्वी की बात की जाए, अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये देखने में नीले कलर की दिखती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग जल से ढका हुआ होता है, जिस कारण हमें ये देखने से नीली दिखती है। इस कारण ही इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मैंने बताया था, चंद्रमा को वैसे भी सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह होता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं? मून। चंद्रमा यानी द मून। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा की बात की जाए तो इसका जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है। बात की जाए इतना होने के बाद भी ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी के पास अन्य सभी खगोलीय पिंडों में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, जिस कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है। अगर इससे इसकी दूरी की बात की जाए तो इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर इससे पड़ती है। पृथ्वी की चंद्रमा से जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है, जिस कारण ये हमें अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं चंद्रमा की, क्यों ये उपग्रह क्यों? तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि उपग्रह को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो उपग्रह क्या होते हैं, जैसे ग्रह होते हैं, ये जैसे हमारा सन हो गया, सन के साथ साथ क्या होता है, ये सन अन्य जो ग्रह हैं वो इनका चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बुध हो गया, ठीक, यहाँ पर शुक्र हो गया, उसके बाद क्या होती है, हमारी पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी तो 3rd नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। तो ये क्या करते हैं, सभी सूर्य का परिक्रमण करते हैं। इसी के साथ में यहाँ चंद्रमा पड़ता है। तो ये चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी का ही परिक्रमण करता है। तो जैसे अन्य सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार जो उपग्रह होते हैं वो भी ग्रहों का परिक्रमण करते हैं। इस कारण ही हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो इसकी बात की जाए तो पृथ्वी का परिक्रमण करने में इसे कितना समय लगता है? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्य ग्रह सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लेते हैं। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ पृथ्वी हमारी अर्थ बीच में पड़ती है, उसके बाद जो चंद्रमा है उसका परिक्रमण करता है। तो मून को परिक्रमण करने में इसका जो समय लगता है वो लगभग में 27 दिन लगते हैं। 27 दिन में ये अपना पूरा परिक्रमण पृथ्वी का पूरा करता है। इसी के साथ में लगभग 27 दिन में ही ये अपना अक्ष पर भी अपना पूरा एक परिक्रमण कर लेता है। अपनी अक्ष पर भी उसका जो परिक्रमण होता है वो 27 दिन में कर लेता है। यही कार्ड होता है जिस कार्ड से हमें क्या होता है, इसका एक ही हिस्सा देखने को मिलता है। तो आगे बात की जाए कि चंद्रमा पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं, तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्वत और गड्ढे पाए जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है कि छाया पड़ती रहती है, उसकी सतह पर छाया पड़ती है। अक्सर हमने देखा है जब चंद्रमा की रात होती है यानी पूर्णिमा की रात होती है, उस समय क्या होता है कि हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। हम अगर चंद्रमा को देखते हैं तो उस पर क्या दिखता है, हमें कुछ परछाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो यही कारण होता है कि उसके पर्वत और गड्ढे पाए जाते हैं, जिस कारण उसकी परछाई उसकी सतह पर बनती है। इसकी पौराणिक कथाओं में देखोगे तो इसके कई अन्य कार्ड भी बताए देते हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक जो रीजन वो यही रीजन होता है कि पर्वतों की परछाइयाँ बनती हैं
पर्वत और गड्ढे हैं जिनकी परछाइयों के कारण हमें इस पर परछाई देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि चंद्रमा क्या है। इसके साथ मैंने उपग्रह भी बताया है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट ऐसे ही होते हैं, जिस प्रकार से सूर्य का परिक्रमण सभी ग्रह करते हैं उसी प्रकार से ग्रहों का जो परिक्रमण करते हैं उसे ही हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित में क्या होता है कि मानव द्वारा सैटेलाइट बनाए जाते हैं और जो इसकी परिधि में छोड़े जाते हैं। जैसे पृथ्वी के कुछ सैटेलाइट हैं जो मानव निर्मित होते हैं। तो इनका क्या होता है, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो परिधि होती है इसके परिधि में से छोड़ा जाता है। इसका उपयोग देखो सौरमंडल की जानकारियों के लिए भी किया जाता है और संचार व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। तो ये ऐसे उपग्रह यानी सैटेलाइट होते हैं जो मानव निर्मित द्वारा इसकी सतह में जाकर के छोड़े जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि उपग्रह भी क्या होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, जिसे हम एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह देखो, तारे, ग्रह एवं उपग्रह की अपेक्षा अन्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। बात की जाए तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्या करते हैं, ये चारों ओर सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण करते हैं। बात की जाए क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की, तो साइंटिस्टों का मानना है कि ये ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत समय पहले विस्फोट होकर के इनसे टूटकर अलग हो गए थे। तो आगे हम बात करते हैं मेटेरॉयड की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एस्टेरॉयड क्या है। ये छोटे से पिंड होते हैं जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच की परिधि में रह करके सूर्य का परिक्रमण करते हैं और ये ग्रहों के ही भाग हैं जो काफ़ी समय पहले विस्फोट होकर के इनसे अलग हो गए थे। तो आगे बात हम करते हैं मेटेरॉयड की यानी उल्कापिंड की। आगे हम बात करते हैं मेटेरॉयड्स यानी उल्कापिंड की। उल्कापिंड, तो आगे बात की जाए उल्कापिंड यानी मेटेरॉयड की, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम मेटेरॉयड यानी उल्कापिंड कहते हैं। इनकी बात की जाए तो कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायु के घर्षण के संपर्क में आ जाते हैं जिस कारण ये गर्म होकर के नष्ट हो जाते हैं। कभी ये जल के नष्ट नहीं हो पाते हैं जिस कारण ये पृथ्वी की सतह पर आते हैं और पृथ्वी की सतह पर आने के बाद पृथ्वी की सतह से जब टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर गड्ढे भी बन जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मेटेरॉयड उल्कापिंड क्या होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हम सभी जब आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमें क्या दिखता है, ये एक सफ़ेद पट्टी सी दिखती है जो चमकती हुई पट्टी सी दिखती है। दरअसल ये होते क्या है कि लाखों तारों का एक समूह होता है जो हमें एक सफ़ेद पट्टी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इस पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। बात करते हैं कि आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं। तो आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा पड़ा कैसे है, तो हम समझते हैं कि इसका आकाशगंगा नाम कैसे पड़ा है। इसे हम आकाशगंगा को ही गैलेक्सी कहते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने इसके बहते हुए प्रकाश की गंगा से तुलना की गई थी जिस कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। देखो, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की बात की जाए तो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का परिणाम होता है, यानी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसी अनेक आकाशगंगाएं लाखों होती हैं जो मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। तो हम जिसमें रहते हैं वो भी एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि ब्रह्मांड का अगर होता कैसे, तो देखो स्पष्ट रूप से समझते हैं कि पहले हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, यानी ये क्या हो गया हमारा अर्थ जहाँ हम रहते हैं। इसके बाद में फिर क्या आता है, सौरमंडल। सौरमंडल के बाद में क्या आता है, आकाशगंगाएं, और आकाशगंगाएं के बाद क्या आता है, ब्रह्मांड। तो हम सभी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते हैं। आगे बात की जाए ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड के साइज यानी इसके आकार की कल्पना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। बस ये समझते हैं कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और पता नहीं ऐसी लाखों कितनी आकाशगंगाएं हैं और जिसके हम सभी एक हिस्सा होते हैं, वो हम ब्रह्मांड के ही हिस्सा हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाशगंगाएं आती हैं और आकाशगंगाएं के अंदर क्या आता है, सौरमंडल आता है और सौरमंडल के अंदर क्या आती है, हमारा एक ग्रह पृथ्वी है। तो हम सभी कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है जिसमें हमने पढ़ा था
द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हमने सभी को एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।